बिलियन पढ़ाया गया था ना, अध्याय चल रहा भैया बिलियन, पहला चैप्टर है भैया। इसमें आपको पढ़ाया गया था बिलियन होता क्या है। तो बिलियन का होता भैया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन। तो बिलियन बराबर होता भैया विलेय प्लस विलायक। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। और विलयन के भैया कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है। तो विलेय बताया गया था वे पदार्थ जिनकी मात्रा विलयन में क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। आपको बताया गया भैया विलेय, विलेय क्या होता है, वे पदार्थ जिनकी मात्रा विलयन में क्या होती है, कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। जैसे भैया आप लोग शरबत देखे हो, शरबत, शरबत में क्या होता है, चीनी होता है और क्या होता है भैया, पानी। तो भैया चीनी की मात्रा पानी की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, तो चीनी हमारा क्या होता है भैया, विलेय होता है, और पानी क्या होता है, विलायक। समझ में ही बात है। फिर आगे बताया गया था विलायक। तो विलायक तो समझ गया ना भैया, विलायक क्या होता, वे पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है, ज्यादा होती है, या विलेय की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या होते हैं, विलायक होते हैं। उसके बाद बताया गया था भौतिक व्यवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक व्यवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है ठोस ठोस विलयन, ठोस ठोस विलयन होता है भैया। और एक क्या होता है, एक द्रव विलयन होता है, ठोस विलयन लिखते हैं, दो बार लिख दिए भैया। एक ठोस विलयन होता है और एक क्या होता है भैया, द्रव विलयन होता है। और एक क्या होता है भैया, गैसीय विलयन होता है। ये सारी चीजें लिखवा दी हैं, एक बार बताना है बस। देखो ठोस विलयन का होता है वह विलयन जिसमें विलायक की प्रवस्था कैसी होती है, ठोस। और जो विलेय होता है वो तीनों प्रवस्थाओं में हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और गैस में भी होता है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। द्रव विलयन का होता है वह विलयन जिसमें विलायक की प्रवस्था कैसी होती है, द्रव होती है। और जो विलेय पदार्थ होता है वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव विलयन। और गैसीय विलयन का होगा वह विलयन जिसमें विलायक की प्रवस्था कैसी होगी, गैसीय होगी। और विलेय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, गैसीय विलयन। इसके बाद बात हुई थी भैया किसके, सांद्रता के आधार पर विलयन की बात पढ़ाए थे ना भैया, कितने प्रकार के होते हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन और मानक विलयन। तनु विलयन, सांद्र विलयन और मानक विलयन। तनु विलयन का होता है वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तनु। तनु का मतलब क्या होता है, हल्का, अर्थात विलेय की जो मात्रा होगी विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो। जैसे भैया मान लो 1 लीटर पानी हम क्या करी भैया, 10 ग्राम चीनी घोल दी। 1 लीटर पानी में क्या करी, 10 ग्राम चीनी घोल दी भैया। तो चीनी की जो मात्रा है वो पानी की अपेक्षा का है, बहुत कम है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा भैया, तनु विलयन कहलाएगा। सांद्र का मतलब क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के लगभग बराबर हो, बराबर ना हो लेकिन लगभग बराबर हो। जैसे भैया 1 लीटर पानी है और हम 500 ग्राम का घोल दी, चीनी घोल दी, तो जो विलयन बनी, विलयन कैसे रही भैया, गाढ़ा रही। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। समझ में ही बात है। और मानक विलयन का होता है भैया वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा निश्चित होती, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, मानक विलयन। समझ में ही बात है। जैसे मान लो 200 ml पानी है भैया, एमा हम क्या करी, 90 ग्राम चीनी घोल दी। समझ में आया बात। ये जो भैया विलयन बनी विलयन का रही, मानक रही। समझ में आया बात। जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मानक विलयन कहते हैं। इतनी बात हो गई थी। अब बात करेंगे भैया किसकी, विलयन की सांद्रता की। अगली हेडिंग बना लो भैया, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। अच्छा, इतनी जितनी चीजें पढ़ाई गई इसमें तो किसी को डाउट ना है। स्टार्ट करते हैं विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। शुरू करें भैया। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, ध्यान से सुनो।
किसी विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता। किसी विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? विलयन की सांद्रता। और विलयन की जो सांद्रता होती है उसके निम्न पद होते हैं। कौन कौन से पद हैं भैया? मोलरता, आप लोग कक्षा 11 में पढ़ के आए हो गए ना भैया। मोलरता के बाद पढ़े हुए भैया नार्मलता, नार्मलता के बाद मोललता, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के बाद दिया ग्राम प्रति लीटर, पीपीएम, पीपीएम, पीपीबी, फार्मलता। बात समझ में आई? देखो किसी विलयन में विलेय और विलायक की, किसी विलयन में विलेय और विलायक को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। और विलयन की सांद्रता के निम्न पद होते हैं: मोलरता, नार्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, ग्राम प्रति लीटर, पीपीएम, पीपीबी और फार्मलता। समझ में आई बातें? इन सारी चीजों को भी आप कक्षा 11 में भी पढ़े होंगे। मोलरता का होती है, नार्मलता का होती है, मोललता का होती है। मोललता हो सकता है ना पढ़े हो। पढ़े हो भैया? सारी चीज पढ़े थे, बस मोल प्रभाज नहीं पढ़े थे? मोल प्रभाज या द्रव्यमान प्रभाज या मोल अंश भी कहते हैं, पढ़े रहे भैया? तो विलयन की सांद्रता भैया इस चैप्टर में इन सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। मोलरता का होती है, नर्मलता का होती है, मोलरता और नर्मलता में संबंध का होता है, मोललता का होती है, मोल प्रभाज का होता है, ग्राम प्रति लीटर मान लो भैया ना है, ना ही पीपीएम है, ना पीपीबी है। भैया कक्षा 12 में जो आपके विलयन में यूज होगा केवल 4 टॉपिक है, बाकी ग्राम प्रति लीटर, पीपीएम, पीपीबी और फार्मलता नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे तो ये सारा पढ़ाई दीजिए। समझ में आया बात? पार्ट्स पर मिलियन का होती, पार्ट्स पर विलयन का होती, फार्मलता का होता। समझ में आया बात? लेकिन आपके चैप्टर में केवल यही चारों चीज है: मोलरता, नार्मलता, मोललता और मोल प्रभाज या द्रव्यमान प्रभाज। बात समझ में आई? लिखो भैया विलयन की सांद्रता, बोले लिखो। किसी विलयन में विलेय और विलायक, किसी विलयन में विलेय और विलायक को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, किसी विलयन में विलेय और विलायक को किसी विलयन में विलेय और विलायक को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता के निम्नलिखित पद होते हैं। सारे पद लिख लिया भैया: मोलरता, नार्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, ग्राम प्रति लीटर, पीपीएम, पीपीबी और फार्मलता। और एक चीज और है भैया, प्रतिशतता। एक चीज और ऐसे लिख लेना, प्रतिशतता, प्रतिशतता, प्रतिशतता। हो गया? मोलरता का दिया, ध्यान से सुनो। इकाई लिख लिया कि नहीं? बन गई हेडिंग? तो देखो भैया मोलरता होता का इकाई आयतन लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उसे विलयन की क्या कहते हैं भैया? मोलरता कहते हैं। आप लोग कक्षा 11 में भी पढ़ के आए होगा। इकाई आयतन लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उसे विलयन की क्या कहते हैं? इकाई आयतन लीटर विलयन में, इकाई का मतलब होता है 1 लीटर। समझ में आया बात? इकाई आयतन लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उसे विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर भैया 1 लीटर का है पानी है, एमा 1 मोल का चीनी का भैया घुलिया है, इस विलयन की मोलरता कितनी है? 1 मोल प्रति लीटर है। समझ में आया बात? क्योंकि
नहीं, एक मोल में भैया मोल नहीं जानते का, मोल ही नहीं जानेगा आप लोग, मोल नहीं पढ़े होगा भैया। अच्छा कितने लोग को मोल ही नहीं बता भैया। आप कक्षा 11 में पहले चैप्टर ऑन मोल कॉन्सेप्ट। मोल एक संख्या होती है, समझ में ही बात है। और एक मोल में भैया अणुओं की संख्या होती है एक मोल अणुओं में भैया देखो, एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु होते हैं। मोल एक संख्या होती है जिसमें भैया कितने अणु होते हैं 6.022 × 10⁻23 अणु। समझ में ही बात है। अगर एक मोल हम चीनी लेते हैं तो मोल में भैया एक मोल में चीनी के अणु कितना ही है 6.022 गुणे 10 की घात 23। अगर हम कहा थे भैया 1 लीटर में 1 मोल चीनी घुली है, 1 लीटर में भैया कितना अणु है चीनी के 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु है। बात समझ में। एक मोल का है, मोल एक संख्या और एक मोल भैया अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.022 गुणे 10 की घात 23। बात समझ में आए। अब ई ना पूछा एक, हाँ तो हेडिंग है भैया मोल अलग है मोलरता अलग है, मनवा सेम ही लिखे भैया हमको पता है। समझ में आए बात। यही बताओ थे चाहे नमक हो या चीनी हो भैया, ऊपर इसे चीनी वाला लिखे रहे नीचे का लिखे रहे नमक। अगर हम कहा थे एक मोल घुला है भैया, एक मोल अगर चीनी घुला है तो वो हमें उतना अणु है चाहे नमक चाहे जौन पदार्थ रही भैया। अगर एक मोल लेते तो ओमा अणुओं की संख्या कितनी हुई 6.022 × 10⁻23 अणु है। बात समझ में आया बात। अगर हम कहे एक मोल कालीन का है, नमक लीन गया, नमक में अणुओं की संख्या कितना हुई 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु है। NaCl के कितना अणु है 6.022 गुणे 10 घात 23 अणु। बहुत काम आई। मोल से हम निकाला भैया मोललता, मोलों की संख्या निकाली जाती है दिया गया भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या निकालना जानते हो कि नहीं। मोलों की संख्या निकाली जाती है भैया, हमें लगा सीखिए भैया मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है दिया गया भार बटे अच्छा ईमानदारी से बताओ कितना जने मोल ही नहीं जानता भैया, मोलरता पढ़े मोल ही नहीं जानता। मोल नहीं पढ़े हो तो मोलरता पढ़ा को ना भैया, लॉजिक ही नहीं है। पहले मोल पढ़ लिखा, मोल लिखा, हेडिंग बना भैया मोल, हेडिंग बना मोल लिखा, देखो मोल एक संख्या होती है मोल एक संख्या होती है जो किसी पदार्थ में उपस्थित 6.022 6.022 गुणे 10 की घात उपस्थित 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणुओं को प्रदर्शित करती है, अणुओं को प्रदर्शित करती है। ये भैया तो एक मोल बराबर इसे लिख लिया, एक मोल बराबर लिख लिया भैया, एक मोल बराबर होता 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु। और मोलों की संख्या निकाली जाती है भैया, इसे यन से लिखते हैं, ऐसे लिख लिया, इसे स्मॉल यन से लिखते हैं। इसे यन से लिखते हैं। और यन बराबर होता है भैया, मोलों की संख्या निकाली जाती है दिया गया भार बटे अणुभार।
दिया गया भार बटे अणुभार। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, n बराबर होता है W/m। और एक और फार्मूला होता है भैया मोलों की संख्या। यदि भैया ध्यान से सुनो, यदि पदार्थ के आयतन दिया हो तब कैसे निकालेंगे भैया? देखा, जब पदार्थ का आयतन दिया हो तब मोलों की संख्या निकाली जाएगी भैया। देखा ध्यान से, जब पदार्थ का आयतन दिया होता है तो मोलों की संख्या निकाली जाती है। दिया गया आयतन (22.4 लीटर)। अगर पदार्थ का क्या दिया भैया? आयतन दिया है तो मोलों की संख्या निकालेंगे, दिया गया आयतन बटे 22.4। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा भैया मोलों की संख्या n बराबर V बटे 22.4 लीटर। हो गया भैया। यदि पदार्थ के अणुओं की संख्या दी हो, यदि पदार्थ के अणुओं की संख्या दी हो, ये सब कक्षा 11 टॉपिक है भैया, देखा ध्यान से। तब मोलों की संख्या निकाली जाती है। मोलों की संख्या तब निकाला भैया, ऊपर रखा अणुओं की संख्या अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो, ऐसे अवोगाद्रो। अवोगाद्रो संख्या या एवोगाड्रो संख्या कहते हैं भैया, एवोगाड्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। शॉर्ट फॉर्म में लिखा था भैया, n बराबर होता अणुओं की संख्या को कैपिटल N से लिखा जाता है, अवोगाद्रो संख्या को n से, n अपान n। अवोगाद्रो। कौन अलग से मोलरता क्वेश्चन है, मोल से क्वेश्चन नहीं है। और मोलरता तब तक ना आएगी जब तक तुम मोलों की संख्या निकाल लगोगे। और स्टार बनाकर लिख लेना, मोल एक संख्या और संख्या को कोई मात्रा नहीं होता। समझ में आया बात? पहली बार मोल देखा था का? हाँ, इनसे कंफ्यूज में बैठा है। हो गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा भैया, आवा था ना, लिखा क्वेश्चन लिखा, फिर आवा तो क्वेश्चन में लिखा, बोले लिखो 234 ग्राम, 234 ग्राम नमक में, 234 ग्राम नमक में, ब्रैकेट में लिख लेना NaCl। 234 ग्राम नमक में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। निकालो भैया, 234 ग्राम नमक में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अणुभार निकाले जाना कि वो सिखाइए?
देखा भैया ध्यान से, दिया गया भार कितना है, देखो भैया नमक का भार कितना दिया गया है, W बराबर कितना दिया भैया 234 ना, और NaCl का अणुभार होता भैया, अणुभार के हमसे लिखा थी, Na की होत भैया कितना 23 और Cl की होत 35.5। समझ में ही बात है। NaCl का अणुभार देखा भैया, NaCl सोडियम का अणुभार कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार कितना भैया 23, यही तो होता। और क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, परमाणु भार कितना होता भैया 35.5। तो भैया 23 प्लस कितना 35.5 निकालो तो भैया कितना है जी 58.5 जी। समझ में आई बात। अब n बराबर अभी आप लोगों ने कहा पढ़ा W/m, दिया गया भार बटे का होता है अणुभार, तो n बराबर रखा भैया कितना हो जी 234 बटे कितना 58.5। समझ में आया बात। 58 दूना कितना होता 117 और 117 दूना 234, तो n बराबर है का हम लिखा तो भैया कितना हो जी 2340 बटे कितना 585। क्या अगर हम एक काटा भैया देखा 5 से काटा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और कितना बची 3, 5 7 35, एक काटा 5 होगा कितना 20, 3 बची भैया कितना हो जी 34, 5 चौका 5 छंग 30, 4 बचेगा 5 अट्ठे 40 और 117 से काटा 117 चौका कितना हो जी भैया 17 चौका 59, 4 बार जाई, तो n बराबर मोलों की संख्या कितनी आई 4। बात समझ में, मोलों की संख्या कितनी आई है 4, निकाल ले बा, कंफ्यूजन आएगा हो लिखा भी लिया भैया, क्वेश्चन लिखा यही में क्वेश्चन है भैया, बोले लिखो 260 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 260 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 260 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। CaCO3 कैल्शियम का अणुभार कितना होता है 40, निकाला भैया मोलों की संख्या। CaCO3 का अणुभार 40 होगा भैया, m का मान 40 ना है, पूरा कैल्शियम CaCO3 का CaCO3 है ना, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, तो कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना है 3 है, तो भैया ऐसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जी 40 प्लस 12 16 दिए कितना 48, और m का मान जोड़ा तो भैया कितना है जी 48 12 60 40 100, कितना आएगा 100 आएगा। समझ में आ भैया, अणुभार कितना है 100। अब निकाला कितना 2.6 मोल, चलो ठीक है निकाल ले। हाँ MOLE लिखा जाता, शॉर्ट फॉर्म में MO लिख के छोड़ दी जाती भैया। n बराबर W अपन m होता है, फार्मूला लिख लिया भैया। भैया काहे घबराता भैया, मोलर तक आवे तो क्वेश्चन में तगड़ा आवा था। वही आ गया सर जी, 2 5 6 10 होता है, और तगड़े तरीके से का बताऊं मैं। हाँ 5 2 10 बस। हाँ हाँ वहाँ तगड़ा है ढूंढा था। हाँ ठीक है भैया।
अगली हेडिंग बना लिया भैया, मोलों की संख्या निकल जाएगी ना, अब निकाल ले भैया। अगली हेडिंग बनाओ मोलरता, लिखो। अब देखा मोलरता का होता, इकाई आयतन लीटर बिलियन में, ध्यान से सुनो, 1 लीटर बिलियन में विलेय के जितने मोल घुले होंगे वही विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, विलयन की मोलरता। अगर 1 लीटर बिलियन है तो 1 लीटर बिलियन में विलेय के जितना मोल हुई, जैसे भैया शरबत बना होगा, शरबत में भैया कहा है चीनी कितनी है, 5 मोल है, इस विलयन की मोलरता कितनी आएगी, 5 मोल प्रति लीटर, अर्थात 1 लीटर में कितना मोल घुला है, कितनी चीनी घुली है, 5 मोल घुली है। समझ में आया बात। तो इकाई का मतलब होता है 1 इकाई आयतन लीटर बिलियन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उसे विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता। बात समझ में आए। अगर 1 लीटर में भैया 1 बिलियन है, ऐसे ध्यान से सुना, 1 बिलियन है, बिलियन की मोलरता कितनी है, ऐसे लिख दे भैया, एक शरबत की सांद्रता दे रखी है 5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। देखे मतलब का भैया शरबत में जो विलेय है या शरबत में जो चीनी घुली है वो 1 लीटर में कितना घुली है, 5 मोल घुली है। समझ में आया बात। 1 लीटर में कितना मोल चीनी है, 5 मोल चीनी है। तो इकाई का मतलब होता है 1 इकाई आयतन लीटर बिलियन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उसे बिलियन की क्या कहते हैं, मोलरता। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है। जैसे पानी में 2-3 चीज मिला दे तो जैसे चीनी मिला देना, तो बिलियन का होता भैया 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, वो मिला दे तो चीनी का अगर निकाला जाए मोलरता। भैया ध्यान से सुनो, बिलियन होता का है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समझ में आया भैया। अब हमें सारी चीज तू नाप तोल के मिलेगा तब बिलियन बनी। समझ में आया बात की नहीं, नहीं ले या कोई से डाल दे तो बिलियन नहीं, मिश्रण बन जाता। और मिश्रण 2 प्रकार के होते, एक समांगी मिश्रण होते, एक विसमांगी मिश्रण होते। बात समझ में आए। मिश्रण में अंतर होता है, बिल्कुल अंतर होता भैया। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक का होता है विसमांगी मिश्रण होता है। तो जो समांगी मिश्रण लात वही विलयन के अलावा था, और जो विसमांगी मिश्रण लात विलयन नहीं कहलावत। समझ में आया बात। लिखा भैया, बोले लिखो, इकाई आयतन लीटर बिलियन में, अभी तक ये सोवत रहे, हेडिंग इनको पूछा था। इकाई आयतन लीटर बिलियन में विलेय के, इकाई आयतन लीटर बिलियन में विलेय के जितने मोल, इकाई आयतन लीटर बिलियन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं, विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उसे विलयन की मोलरता कहते हैं, उसे विलयन की मोलरता कहते हैं। उसे विलयन की मोलरता कहते हैं, उसे विलयन की मोलरता कहते हैं। लिख लिया, उसे विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का सूत्र होता है भैया, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन, और आयतन किस में लिखा जाएगा भैया, लीटर में। लिख लो भैया।